गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने आरएनए के टाइप्स स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें अपन ने फर्स्ट टाइप एमआरएनए कंप्लीट कर लिया था और सेकेंड टाइप आरएनए जिसे अपन बोल रहे थे राइबोसोमल आरएनए भी स्टार्ट कर लिया था, जिसकी अपन ने नॉर्मल जानकारी प्राप्त कर ली थी कि यह आरएनए मुख्यतः सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, राइबोसोम से संबंधित होता है, कुल आरएनए का या टोटल आरएनए का 80% भाग बनाता है, यानी सबसे ज्यादा यह पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण स्थल का निर्माण करता है। यह एमआरएनए की अपेक्षा भिन्न नाइट्रोजनिक क्षारक रखता है और इसमें साइटोसिन और ग्वानिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहां तक अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अपन बात करेंगे आरएनए के टाइप्स की कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने प्रकार के आरएनए मिलते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने प्रकार के आरएनए मिलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है अपना आरएनए। ठीक है, इसमें इसके टाइप्स, फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सबसे पहले लिया है मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 3 टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। वो कैसे पहचाने गए हैं? अवसादन स्थिरांक, अवसादित स्थिरांक जिसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, यानी वही है सेंट्रीफ्यूज मशीन या अपकेंद्रीकरण मशीन द्वारा इनको अपन अपकेंद्रित करें तो उसके आधार पर, जिसे बोलते हैं अपन सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, उसके आधार पर अगर अपन इसको एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 3 प्रकार के आरएनए मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है, सेकंड और थर्ड। (23S आरएनए), सेकेंड है 16S आरएनए एंड थर्ड है 5S आरएनए। ये 3 प्रकार के ही अपन ने वहां पर राइबोसोम की सब यूनिट्स में देखे थे, वो 3 ही मैंने यहाँ पे लिए हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। 23S है, 16S है और 5S है। अब इनमें से कौन से 2 आरएनए आपस में मिलकर बिग यूनिट बनाएंगे और कौन से स्मॉल यूनिट बनाएंगे, वो अपन को देखना है। तो इसमें जो 23S और जो 5S है, ये है दोनों, ये तो आपस में मिलके बनाएंगे 15S बिग यूनिट, जबकि यह जो 16S है यह बनाएगा 30S स्मॉल सब यूनिट। ये भी क्या है? सब यूनिट। यानी कि ये जो 23S आरएनए है और ये जो 5S आरएनए है, यह दोनों आपस में मिलकर 15S बिग सब यूनिट बनाएंगे, इनकी प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम की। और ये जो 16S आरएनए बचा है एक, यह 30S स्मॉल सब यूनिट बनाता है। अतः इन दोनों को कंबाइंड रूप से अपन क्या बोल सकते हैं? 70S राइबोसोम। यही तो बोल रहे थे,
जब राइबोसोम अंगक अपन ने स्टार्ट किया था तो राइबोसोम दो प्रकार के थे, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले 70S और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले 80S। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 3 प्रकार के rRNA मिलते हैं, जिनमें 2 प्रकार के 23S और 5S तो मिलकर 50S सब यूनिट बनाएंगे और 30S स्मॉल सब यूनिट बनाएंगे। इन दोनों यूनिट को आपस में मिलाकर 70S राइबोसोम की संरचना बनती है। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे सेकेंड नंबर पे यूकैरियोटिक सेल्स की। ये तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जान लिए अपन 3 प्रकार के। सेकेंड नंबर पे यूकैरियोटिक सेल्स में कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप्स के। वो 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं? 28S rRNA, एक तो ये था, एक था 18S rRNA, एक था 5.8S rRNA। ये S क्या है यहाँ पे? मैंने उस टाइम बताया था श्वेदबर्ग यूनिट है। और लास्ट में क्या था? एक 5S rRNA। तो ये 4 प्रकार के rRNA खोजे गए हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अब इनमें से कौन कौन से आपस में मिलकर बिग यूनिट बनाएंगे और कौन कौन सी स्मॉल यूनिट बनाएंगे वो अपन को देखना है। तो इसमें 28S, 5.8S और 5S, यानी कि ये वाली और लास्ट ये 2 वाली, ये तो आपस में मिलकर क्या बनाएगी? 60S बिग सब यूनिट, यानी बड़ी इकाई तो कौन बनाएंगे? 28S, 5.8 और 5। अब बची कौन सी? 18S। ये बनाएंगी 40S स्मॉल सब यूनिट। और ये दोनों आपस में मिलकर कौन से राइबोसोम को बनाएगी? 80S राइबोसोम की संरचना। 80S राइबोसोम में क्या था? 60S तो उसकी बिग यूनिट थी, सब यूनिट थी, और 40S उसकी स्मॉल सब यूनिट थी, यानी यह बड़ी इकाई थी, बड़ी उप इकाई थी 60 वाली, और 40 वाली छोटी उप इकाई थी, जो आपस में मिलकर 80S प्रकार का राइबोसोम बना रही थी। तो इस प्रकार से अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स में 3 प्रकार के rRNA बता सकते हैं आसानी से, और यूकैरियोटिक सेल्स में 4 प्रकार के rRNA आपस में आसानी से बता सकते हैं। कौन सी यूनिट किस प्रकार का, कौन सी यूनिट बनाएगी, कौन सी नहीं बनाएगी, वो भी आसानी से समझा सकते हैं। तो इस तरह से अपन rRNA का सेकेंड टाइप rRNA या राइबोसोमल rRNA को भी आसानी से अपन समझा सकते हैं। बहुत ही इजी है, क्योंकि अपन ने इसके बारे में स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, इसलिए ये बहुत ही इजी लगा। आपको भी लगा होगा अगर आपने पढ़ाई की होगी तो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर RNA या शॉर्ट में tRNA। 2 RNA तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट नंबर पे अपन ने mRNA किया था, सेकेंड नंबर पे rRNA किया है। अब थर्ड नंबर पे अपन लेंगे ट्रांसफर या tRNA। बहुत ही इजी पॉइंट है। RNA का थर्ड टाइप कौन सा है? tRNA। ठीक है, फुल फॉर्म ट्रांसफर RNA। तो जो tRNA है इसको विलयशील या सोल्यूबल RNA भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है?
विलयशील, इसे बोलते हैं अपन सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है, क्योंकि विलयशील, इसमें विलयशीलता का या सोल्युबिलिटी का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम दे दिया विलयशील या सोल्यूबल आरएनए। यह टीआरएनए एमिनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस या संश्लेषण स्थल तक ले जाने का काम करता है। इसे ट्रांसफर का मतलब क्या है? स्थानांतरित करना। किसका स्थानांतरण करेगा? अमीनो अम्लों का या अमीनो एसिड्स का। कहां पे? जहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होगा वहां पे यह टीआरएनए अमीनो एसिड्स को अपने साथ जोड़कर यहां प्रोटीन संश्लेषण वाले स्थल पर लाके छोड़ देगा। यह इसका कार्य है। प्रोटीन संश्लेषण के स्थल का निर्माण कौन सा आरएनए कर रहा था? सेकेंड टाइप आरआरएनए। वो कहां पे था? राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पर। तो धीरे धीरे आप समझोगे इस चीज को डीपली, तो जब अपना प्रोटीन संश्लेषण वाला टॉपिक चलेगा उसको समझने में अपनी आसानी रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? यह टीआरएनए भी केंद्रक में या न्यूक्लियस में संश्लेषित होता है। कहां संश्लेषित होता है? न्यूक्लियस में सिंथेसिस होता है। उसके बाद यह साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी तीनों ही प्रकार के जो आरएनए हैं वह केंद्रक में ही संश्लेषित होते हैं और फिर वहां से सेल के साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जो अपना अपना काम करने के लिए जाने जाते हैं। यह जो टीआरएनए है, यह टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपने को पहले से पता है। ठीक है, यह टीआरएनए लगभग 60 प्रकार के होते हैं। 60 टाइप्स के टीआरएनए अब तक खोजे जा चुके हैं, जिनकी प्रत्येक की संरचना या आकार अलग अलग होता है। ये जो 60 प्रकार के अब तक टीआरएनए खोजे जा चुके हैं, ये सभी अलग अलग संरचना रखते हैं। प्रत्येक टीआरएनए लगभग 80 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ एक युग्म होता है या एक संरचना होती है। कितने? 80 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ। ठीक है, या 80 न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनी क्षार को न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनी बेसेस से मिलकर बना हुआ ये होता है। क्लियर है? यह भी मोनोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। कैसी होती है? मोनो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है, जो कई बार अपने मध्य में से मुड़कर कुंडलन बनाती है। ध्यान से सुनना, अपने मध्य में से ये टीआरएनए मुड़कर कई बार कुंडलन बना लेता है, जिसे बोलते हैं कोइलिंग। क्लियर है यहां तक? ठीक है। यह टीआरएनए एमआरएनए एवं आरआरएनए की अपेक्षा छोटा होता है। पहले के जो दोनों आरएनए थे, कौन कौन से थे? एक तो एम और एक आर, इनकी अपेक्षा यह छोटा होता है साइज में। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, यह एमआरएनए एवं आरआरएनए की अपेक्षा स्मॉल मॉलिक्यूल होता है या छोटा अणु होता है।
आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, आर होले। आर होले नामक वैज्ञानिक ने सन 1968 में, आर होले नामक वैज्ञानिक ने सन 1968 में यीस्ट, सभी जानते हैं यीस्ट को, यीस्ट के टीआरएनए, यीस्ट कोशिका के अंदर जो टीआरएनए था उसका विश्लेषण किया उन्होंने, और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको जाना जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। किस नाम से? क्लोवर लीफ मॉडल। किसने दिया था? आर होले ने सन 1968 ईस्वी में। कैसे दिया? यीस्ट कोशिका का अध्ययन किया, उसके टीआरएनए का अध्ययन करके विश्लेषण किया और क्लोवर लीफ मॉडल दिया। उन्होंने यह बताया कि इसका जो टीआरएनए है वह 3 पत्ती जैसी संरचना के रूप में दिखाई देता है। 3 पत्ती जैसी संरचना के रूप में दिखाई देता है, यानी 3 पत्तियां हैं ऐसी। इन 3 पत्तियों के रूप में ये यीस्ट का जो टीआरएनए है यह दिखाई देता है। अब अपन स्पेशल चर्चा करेंगे आर होले द्वारा दिए गए क्लोवर लीफ मॉडल की, जो टीआरएनए के ऊपर था। अगर आपको पूछ ले कि सर एमआरएनए की खोज किसने की थी, तो एमआरएनए की खोज की थी, एमआरएनए की खोज की थी जेकब मोनार्ड ने। जेकब एवं मोनार्ड, इन्होंने सन 1961 में, ये मैं आपको बताना भूल गया था, एमआरएनए में एमआरएनए की खोज जेकब एवं मोनार्ड ने सन 1961 ईस्वी में की थी। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे आर होले द्वारा दिए गए क्लोवर लीफ मॉडल की, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से भी पूछ लिया जाता है कि क्लोवर लीफ मॉडल को विस्तार पूर्वक समझाइए, डायग्राम बनाकर समझाइए, इसलिए अपन इस पॉइंट को अलग से लेंगे स्पेशली। तो यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। इजी इसलिए है कि अपने ये पॉइंट पहले टॉपिक पढ़े हुए हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है इनमें, बस थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन। क्या है इसमें अपना? क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए की द्विविमीय संरचना को प्रदर्शित करने वाला मॉडल होता है। कौन सी संरचना को? द्विविमीय संरचना को। द्विविमीय को बोलते हैं अपन 2 डायमेंशियल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशियल का मतलब है जैसे कोई वर्ग बनाए अपन, कोई आयत बनाए अपन, या कोई वृत्त बनाए अपन, तो ऐसे जो चित्र होते हैं, कोई वर्ग हुआ या आयत हुआ, वो कैसे होते हैं? 2 डायमेंशियल होते हैं, द्विविमीय होते हैं। तो ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है यह भी टीआरएनए की द्विविमीय संरचना को, या शॉर्ट में अपन बोले 2D संरचना को प्रदर्शित करने वाला मॉडल है। 3D नहीं, न 4D, ओनली 2D। इसमें 4 विशिष्ट क्षेत्र या स्थल दिखाई देते हैं। 4 स्पेशल एरिया, जिन्हें बोलते हैं क्षेत्र, वो अपन को दिखाई देते हैं 4। और वो 4 क्षेत्र या पॉइंट कौन कौन से हैं उनको अपन डिटेल से जानेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। फर्स्ट है
अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकंड है अमीनो एसाइल टीआरएनए रिकॉग्निशन साइट, हिंदी में बोलेंगे अमीनो अम्ल संलग्न स्थल, इसको बोलेंगे अमीनो एसाइल टीआरएनए अभिज्ञान स्थल। रिकॉग्निशन का मतलब है अभिज्ञान का, साइट का मतलब स्थल। यह हो गया इसका दूसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र होता है एंटी कोडोन या कोडोन रिकॉग्निशन साइट। एंटी कोडोन जानते हैं, एक तो कोडोन होते हैं, एक उनके जस्ट अपोजिट एंटी कोडोन होते हैं, तो कूट अभिज्ञान स्थल। और लास्ट फोर्थ है, क्योंकि यह चार ही तो अपन ने बताए हैं, राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट, यानी राइबोसोमल अभिज्ञान स्थल। ये चार प्रकार के क्षेत्र टीआरएनए में पाए जाते हैं। इन चारों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो अपन एक पहला डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अपने डायग्राम के बिना ये अपने क्लियरली समझ में नहीं आता, इसलिए डायग्राम पहले बनाएंगे अपन। ये टी साइन सी, यह है एंटी कोडोन आर्म। ACC, यहाँ पे है OH, 3 days एंड, यह है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, यह है अमीनो एसिड। तो ये मैंने आपके सामने एक टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल बनाया है। इसमें आप देख सकते हो कि यह आपके सामने फर्स्ट जो इसका क्षेत्र दिख रहा है, इसे बोलते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, जिसमें आप देख सकते हो कि ACC, यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड अटैच हो रखे हैं, OH ग्रुप यहाँ पे फ्री है, ये जिसका 3 days एंड है, और ये वाला होगा इसका 5 days एंड, 5 days, यह है 3 days। ठीक है, अब अपन इंडिविजुअल लेंगे फर्स्ट आर्म को, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, यानी कि ये वाली साइट। तो प्रत्येक टीआरएनए, ध्यान से सुनना, प्रत्येक टीआरएनए के पास एमिनो एसिड को, प्रत्येक टीआरएनए के पास उसके 3 days एंड पर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पाई जाती है। मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है 3 days एंड,
और एक है 5 डेज एंड, 2 ही सिरे होते हैं। तो प्रत्येक टीआरएनए के पास 3 डेज एंड पर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पाई जाती है। यह जो क्षेत्र है यानी जो राइबोज शुगर है, टीआरएनए है तो राइबोज शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी नहीं, डीएनए थोड़ी ना है, आरएनए है। तो राइबोज शुगर के OH ग्रुप इस भुजा में युग्मन के लिए स्वतंत्र रहते हैं। ये जो OH ग्रुप है राइबोज शुगर का, यह स्वतंत्र होता है युग्मन के लिए नए एमिनो एसिड के साथ संयोजन के लिए। यानी जो ये OH ग्रुप है इस एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट का, यह नए एमिनो एसिड के साथ युग्मन बनाने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक है, तो नए नए एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़ते जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बता रखे हैं ACC ऐसे। तो इस तरह से यह एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। फिर सेकंड नंबर पे आती है एमिनो एसाइल टीआरएनए रिकॉग्निशन साइट, यानी कि एमिनो एसाइल टीआरएनए अभिज्ञान स्थल, ये वाला। तो यह प्रत्येक टीआरएनए में पाए जाने वाला क्षेत्र होता है जो अयुग्मित क्षारकों से मिलकर बना हुआ होता है। यह स्थल विभिन्न प्रकार के AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स को पहचानने में टीआरएनए की मदद करता है। किसको पहचानने में? AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिन्हें AMP एंजाइम्स बोलते हैं। इनको पहचानने में ये भुजा या क्षेत्र हेल्प करती है टीआरएनए की। यह लगभग 8 से 12, यहाँ पे मैंने लिखे हैं इसके अंदर 8 से 12 अयुग्मित क्षार नाइट्रोजनिक क्षारकों से मिलकर बनी हुई ये भुजा होती है। 8 से 12। यह DHU की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन फॉस्फेट, यह DHU की फुल फॉर्म। तो मैंने ये कहा इसके बारे में कि यह लगभग 8 से 12 अयुग्मित नाइट्रोजनिक क्षारकों से मिलकर बनी हुई एक भुजा होती है, आर्म होती है। इसे DHU आर्म या भुजा भी कहते हैं। यहाँ पे DHU का मतलब है डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन फॉस्फेट। क्लियर है? फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे है एंटीकोडोन या कोडोन रिकॉग्निशन साइट, यानी कि कोडोन का अभिज्ञान स्थल। यानी टीआरएनए के पास एक भुजा ऐसी होती है जिसके पास एंटीकोडोन होते हैं 3, यानी 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों से मिलकर बनी एक स्पेशल क्षेत्र होता है जो टीआरएनए को स्पेशल प्रकार के एमआरएनए के कोडोन के साथ बंधन बनाने में हेल्प करता है। यानी कि इसके पास एंटीकोडोन होंगे, जैसे मान लो कि AUU है, तो यह एंटीकोडोन उस एमआरएनए के स्पेशल कोडोन के साथ बंध बनाएगा जो इसके जस्ट अपोजिट होगा। जैसे मान लो कि इसके पास एंटीकोडोन है AUU, ये एंटीकोडोन है टीआरएनए के पास। यह टीआरएनए एमिनो एसिड अपने साथ यहाँ पे इस साइट के साथ बांध लिए, ये जाएगा अब राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पे, क्योंकि वहीं पे तो है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल आरआरएनए, वहां पे एमआरएनए जुड़ा हुआ है। एमआरएनए के विशिष्ट स्थल या विशिष्ट कोडोन जिसके पास इसके जस्ट उल्टे कोड होंगे, यहाँ पे T, यहाँ पे A, यहाँ पे A। तो एमआरएनए के जहां पर ये कोड होंगे वहां पे जाके ये टीआरएनए जुड़ जाएगा, इसीलिए इसको एंटीकोडोन आर्म कहते हैं। क्लियर है? फिर आती है फोर्थ नंबर पे राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट, यानी कि राइबोसोमल अभिज्ञान स्थल। यानी कि यह वह
भुजा या क्षेत्र है जो 7, यहाँ पे मैंने 7 लिखे हैं, 7 अयुग्मित क्षारकों से मिलकर बनी हुई होती है। यह एक लूप के समान, जो आप लैब में लूप काम में लेते हो स्ट्रिकिंग के लिए, उसके समान ये दिखाई देती है। इसे टी साई सी भुजा भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, टी साई सी भुजा भी इसे कहते हैं। यह भुजा टीआरएनए को राइबोसोम या राइबोसोम पर अटैच करने में सहायता प्रदान करती है। यह भुजा क्या काम करेगी, क्योंकि नाम में लिखा है राइबोसोमल, यानी कि टीआरएनए की यह भुजा टीआरएनए को राइबोसोम से जुड़ने में सहायता करेगी। तो ये 4 स्पेशल क्षेत्र या भुजाएं एक टीआरएनए में पाए जाते हैं, जो आर होले ने क्लोवर लीफ मॉडल में ये बताया था। ये वाली जो भुजा मैंने पॉइंट पॉइंट से शो की है, यह एक्स्ट्रा आर्म है, जिसका अभी तक पूरा कार्यों का पता नहीं लग पाया है कि ये क्या काम करती है। इसीलिए क्लोवर लीफ मॉडल में ये एक्स्ट्रा आर्म भी डॉट डॉट से शो की भी अपन को दिखाई देती है। तो इस तरह से अपन को क्लोवर लीफ मॉडल को ऐसा डायग्राम बनाकर इन 4 स्पेशल भागों के नाम लिखकर अच्छे से समझाना होता है, जो मोस्टली अपने एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। टीआरएनए के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, तो आपको स्पेशली इस पॉइंट पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो टॉपिक लेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन जिसे बोलते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।